वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा था जीएस की श्रृंखला में, और हिस्ट्री पढ़ते हुए हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था हर्यक वंश पर, है ना, मगध एम्पायर पर। जो मगध जनपद था उस जनपद में जो पहला वंश हमने पढ़ा था हर्यक वंश पढ़ा था। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश से पहले भी वहाँ पर कभी बृहद्रथ वंश चला करता था, है ना, और बृहद्रथ वंश से पहले भी वहाँ पर कभी राजा बसु शासन किया करते थे। बसुमतीपुर नाम था उसका, है ना। लेकिन आयोग जब पूछता है तो आयोग के अनुसार ये बात होती है कि हर्यक वंश का, या वो हर्यक वंश नहीं लगा देता है, वो हटाता है केवल और केवल पार्टिकुलर मगध से उठाता है क्वेश्चन कि मगध जनपद का पहला शासक कौन था, तो वो बृहद्रथ था, और मगध का अंतिम शासक भी बृहद्रथ है। लेकिन देखो नाम एक ही है, व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं, कोइंसिडेंट है, पहला भी बृहद्रथ और अंतिम भी बृहद्रथ, लेकिन दोनों सेम नहीं है, नाम सेम है। जैसे हमारे यहाँ आज बहुत सारे बच्चों के नाम राम है, पर वो राम नहीं है जो सीता के पति थे, राम, है ना, मर्यादित पुरुष जिसको बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उन्नतम। आज राम नहीं है ना, आज तो आप जानते हो कलयुग है, और कलयुग में सबका नेचर कैसा है, तो कलयुग में तो उस युग का होना असंभव है। तो वही बृहद्रथ नाम है, लेकिन राजा वो अलग है और वो राजा अलग है। यही बृहद्रथ का जो उत्तराधिकारियों के रूप में आया था जरासंध, जो कि उस समय का बहुत प्रतापी राजा था, जिसने अपने समय के आसपास के सभी राजाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और फिर श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम प्रथम के द्वारा उसको पराजित किया गया, और वहीं उसी की कमजोर कड़ी आई थी रिपुंज, जिसके मंत्री पुलक ने उसकी हत्या करा के अपने बेटे बिम्बिसार को गद्दी पर बैठा दिया। और जब बिम्बिसार गद्दी पर बैठा, यहाँ से शुरू होगा हर्यक वंश। तो हम पूछते हैं हर्यक वंश का संस्थापक आप बताओगे कि बिम्बिसार हो जाएगा। और बिम्बिसार के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। बिम्बिसार मगध का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके पिता ने 15 वर्ष की अवस्था में इसको गद्दी पर बैठाला था। इसने वैवाहिक संबंधों और विजय की अपनी नीति से मगध के मान और यश को बढ़ाया था। इसने 500 शादियाँ की थी, है ना, लेकिन 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। चारों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला विवाह इसने राजकुमारी चेलना के साथ किया, जो कि लिच्छवी कुल की थी। दूसरा विवाह इसने कौशल जनपद के राजकुमार प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया, और इसी शादी में इनको दहेज के रूप में काशी भी मिला। और काशी जो था वो उस समय का राजस्व का बहुत बड़ा केंद्र था। 1 लाख रुपए लगभग राजस्व के रूप में वहाँ से प्राप्त होता था। तीसरा विवाह इन्होंने कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से किया, और चौथा विवाह जो था इनका वो आम्रपाली, लिच्छवीगढ़ का आम्रपाली के साथ हुआ था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विजय के बारे में हमने देखा था कि किस तरह बिम्बिसार ने कूटनीति के द्वारा अंग महाजनपद को जीता था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अवंती का राजा जो कि चंडप्रद्योत जब बीमार पड़ा तो उसकी बीमारी के लिए उसने अपना एक राजवैद्य जीवक को भेज दिया ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में कि मगध का राजवैद्य कौन था, आप बताएंगे जीवक था। ये वही जीवक था जो चंडप्रद्योत के इलाज के लिए गया था, और उसने मध्यस्थता करके इन दोनों में मित्रता करा दी। और उसके बाद मगध के राजा बिम्बिसार ने अंग जनपद के राजा ब्रह्मगुप्त को परेशान वो करके पराजित, और अंग को मगध का हिस्सा बना दिया, साम्राज्य मिल गया। और ये इसकी एकमात्र क्या थी, विजय थी। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकारी के रूप में बैठेगा इसका बेटा अजातशत्रु। तो हम देखेंगे कि बिम्बिसार की जो मृत्यु थी वो किस प्रकार हुई और कैसे गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। अगर हम बिम्बिसार की मृत्यु को लेकर के बात करें तो जो बिम्बिसार था इसकी मृत्यु के बारे में जो जैन ग्रंथ हैं, जैन साहित्य है, वो अलग बात करते हैं, और सर्वमान्य तथ्य अलग है। तो यहाँ से हम देखेंगे राजा बिम्बिसार, राजा बिम्बिसार की मृत्यु। तो देखो इनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग कथन है, अगर हम जैन ग्रंथ देखें तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिम्बिसार अपने पुत्र अजातशत्रु
अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय करता है। यानी जैन ग्रंथ ये कहते हैं कि बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी बनाने का क्या कर लेता है, निश्चय कर लेता है। अब निश्चय करने का मतलब सोचता है, और ये बात उसकी पत्नी चेलना यानी अजातशत्रु की माता के साथ होती है, ऐसा जैन साहित्य पुष्टि करते हैं। परंतु इसी बीच जो अजातशत्रु था वो बहुत ज़्यादा उतावला हो उठा, और उतावलेपन में उसने अपने पिता को बंदी बना लिया। तो ये जैन साहित्य से, जो जैन धर्म के साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वो इस चीज़ की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। वो बताते हैं कि बिंबिसार ने निश्चय किया था कि वो उत्तराधिकारी के रूप में किसको डाल देगा, अपने पुत्र अजातशत्रु को। लेकिन अजातशत्रु जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु उतावला हो उठा, और उसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। यानी अजातशत्रु जो था वो ये चाहता था कि मैं जल्द से जल्द गद्दी पर बैठ जाऊं। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद राजमहल षड्यंत्रों का अड्डा होता है, और शायद उसको ये सूचना मिली कि आपके जो पिताजी हैं आप बिंबिसार, वो आपके दूसरे भाई हल और बेहल, इसके अलग अलग बेटे भी थे, क्योंकि इसकी 500 शादियों का वर्णन मिलता है, मैंने आपको बताया था। 4 का तो नाम ही मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में दे रखा है कि इसने 500 विवाह किए थे। तो 500 विवाह, अलग अलग पत्नियों के साथ अलग अलग संतानें, तो इसके अलग पुत्र भी थे। तो किसी ने अजातशत्रु से कहा कि आपके पिता जो हैं वो आपके स्थान पर किसी और को उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय कर चुके हैं। इसलिए अजातशत्रु उतावला हो गया, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, और उसने जाकर अपने पिता को बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बंदी बना लिया और कारागार में, कारागार मतलब जेल, अब कारागार में डाल दिया तो स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। तो इस कारागार में बिंबिसार की देखभाल इसी की माता चेलना करती थी। अगर पूछे कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाला बंदी बनाकर, तो उनकी देखरेख कौन करती थी, तो कारागार में डाला और रानी चेलना ही उनकी देखरेख क्या करती थी। रानी चेलना उनकी देखरेख क्या करती थी। अब एक दिन रानी चेलना, अच्छा देखो रानी चेलना क्यों करती थी, क्योंकि रानी चेलना माता है अजातशत्रु की और पत्नी है बिंबिसार की, और अजातशत्रु ये बात जानता था कि मेरी माता कभी भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेंगी, इसलिए उसने केवल रानी चेलना को ही परमिशन दी थी। रानियां तो और भी थी भाई, चेलना के अलावा महाकौशला थी, क्षेमा थी, आम्रपाली थी, और भी थी 500 थी, लेकिन किसी को परमिशन नहीं, केवल चेलना ही जा सकती है समय समय पर खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब है तो उसकी देखरेख के लिए, और कोई रानी नहीं जाएगी। क्योंकि अजातशत्रु को पता है मेरी माता कभी भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेंगी, वो हमेशा मेरा हित चाहेंगी, अहित कभी नहीं चाहेंगी, इसलिए रानी चेलना को ही परमिशन दी गई थी। और रानी चेलना जब जाती थी तो वो बहुत परेशान होते थे, रोते थे, परेशान होते थे बिंबिसार। तो रानी चेलना ने उनको समझाया, अजातशत्रु को, अपने बेटे को, कि बेटा तेरे पिताजी तो तुझे ही गद्दी देने वाले थे, मेरी उनसे खुद बात हुई थी, और वो तो खुद चाहते थे कि अब वो कामकाज ना संभाल कर तेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दें, पर तूने उनको बंदी बना लिया, ये अच्छा नहीं किया। ये बात जब रानी चेलना की और अजातशत्रु की हुई तो अजातशत्रु को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने अपने पिता को
रिलीज करने के लिए दौड़ लगाई, आज़ाद करने के लिए दौड़ लगाई कि उनको छोड़ दूँ, मुझसे गलती हुई। लेकिन बिंबिसार ने उनको आते देख, दौड़ता आते देख, उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे मारने आ रहा है और फिर ये मुझे और तरह तरह की प्रताड़ना दे, क्योंकि प्राचीन काल में सजाएं बहुत खतरनाक हुआ करती थी। नाखून निकलवा देना, खाल खिंचवा लेना, हथौड़ों से उंगलियां कुचलवा देना। तो इसलिए उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है कुछ और सजा, कुछ और सुन के आया हो क्रोध में हो, और उन्होंने बस पीकर अपनी क्या कर ली, हत्या। कुछ किताबें लिखती हैं जहर खा लिया था, कुछ किताबें कहती हैं कि अंगूठी में हीरा जो होता है उसको चाट कर उन्होंने अपनी क्या कर ली, हत्या कर ली। बाय द वे जो भी रहा, बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं ये जो वंश था आर्यक वंश, ये पितृहंता वंश था, यानी बिंबिसार ने अपनी हत्या नहीं की बल्कि उसके बेटे अजातशत्रु ने उसकी हत्या की। तो ये जो जैन धर्म के अनुसार है, जैन धर्म ये कहना चाह रहा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की बल्कि बिंबिसार ने आत्महत्या की, यानी जैन धर्म अजातशत्रु को सही साबित करना चाह रहा है। लेकिन सर्वमान्य तथ्य अगर हम देखें तो सर्वमान्य तथ्य यही है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। तो और उस हत्या का कारण था एक प्रेम विवाह, ये भी बताया गया है ना, क्यों की थी, उसका कारण था प्रेम विवाह। तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और कारण के रूप में देता है, कारण था प्रेम विवाह। यानी कारण के रूप में देता है एक प्रेम विवाह के चलते अजातशत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या। अब प्रेम विवाह के लिए हमको पिछले वाला रिकॉर्ड चेक करना पड़ा ना, एक बार हम फिर पीछे चलते हैं। और पीछे हमने देखा था कि जो बिंबिसार था अजातशत्रु का पिता, इसने कई शादियां की। तो जब कई शादियां करी तो कई रानियां इसकी पत्नी थी। तो इनमें से ही एक रानी थी जो कौशल की जनपद की थी। कहाँ की थी, कौशल। तो कौशल एक जनपद था, इस कौशल जनपद का राजकुमार था प्रसेनजीत, और ये प्रसेनजीत जो था, इस प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था बाजीरा। ये पुत्री थी प्रसेनजीत की, बाजीरा। इधर मगध जनपद था, और मगध जनपद का जो राजकुमार था वो था बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इस अजातशत्रु का विवाह करा दिया गया था पद्मावत के साथ। इसकी पत्नी कौन थी, इसकी शादी हो गई थी पद्मावत से। अलाउद्दीन खिलजी वाली पद्मावत नहीं है, वो पद्मावत अलग है और ये पद्मावत अलग है। अलाउद्दीन कालिंजर वाला जो टाइम आएगा ना उसमें बताएंगे, वो पद्मावत की कहानी अलग है, ये पद्मावत की कहानी अलग है। नाम सेम है लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है दोनों का ना। तो इनकी शादी हो गई थी, यानी अजातशत्रु ऑलरेडी शादीशुदा था। इन अजातशत्रु को प्रेम हो गया किसके साथ, बाजीरा के साथ। ये बाजीरा जो थी ये प्रसेनजीत की पुत्री थी, और प्रसेनजीत की एक बहन थी इसका नाम था कौशला। और कौशला देवी जो थी वो अजातशत्रु की कौन थी, वो अजातशत्रु की माता थी। रियल नहीं, दूसरी रियल माता तो इसकी चिलना है। यानी बिंबिसार ने शादी की थी कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकौशला देवी, और इन्हीं कौशला देवी के साथ शादी में इनको क्या मिला, काशी। और इसी काशी से 1 लाख रुपया राजस्व के रूप में आता था बिंबिसार की पावर। अब ये पुत्र है दूसरी वाली पत्नी के, चिलना के। जब इन दोनों का प्रेम संबंध हुआ तो सबसे ज्यादा टेंशन जो हुई वो बुआ को हुई, क्योंकि ये भतीजी हो गई ना बाजीरा इनकी। और तुम जानते हो कि बुआ हमेशा भतीजे पर क्या लगती है, नजर। और इस नजर पर बुआ ने शिकायत करी किससे, अपने हस्बैंड बिंबिसार से, कि भाई अजातशत्रु ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और ये पता चल गया प्रसेनजीत को, तो प्रसेनजीत ने भी किससे शिकायत करी, अजातशत्रु से। और जब अजातशत्रु से कहा दोनों ने कि भाई देखो, वैसे तो साले और बहनों में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन था,
वैसे भी आप जानते हो साले और बहनें बहुत अच्छे मित्र होते हैं, है ना। देखते हैं आप, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, है ना। तो साले बहनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इन दोनों की भी, प्रसेनजीत और बिंबिसार दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन ये अनैतिक संबंध एक्सेप्ट नहीं किए प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत ने कहा कि भाई जिया जी ऐसा काम नहीं होगा, और इस बात पर बिंबिसार ने किसको टाइट कर दिया? अजातशत्रु, कि भाई तुम तो नाक कटा दोगे हमारे। अब अजातशत्रु कह रहे हैं आप तो 500 करके बैठे हो, 4 के तो नाम ही है, ये तो इसका तो दूसरा ही है। इस बात को लेकर पिता और पुत्र के संबंध बिगड़ गए, और इस हद तक बिगड़ गए कि अजातशत्रु विद्रोह पर उतर आया बिंबिसार के, और उस विद्रोह में बिंबिसार ने भी कह दिया कि ये विवाह मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रेम विवाह है, और प्रेम विवाह एक ऐसा विवाह है जो हमारे समाज में हमेशा अमानवीय रहा है, कभी उसको मान्यता नहीं दी समाज ने, आज भी नहीं है। हालांकि प्राचीन काल में प्रेम विवाह को गांधार्व विवाह कहते थे, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि प्रेम विवाह को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हम बोलते हैं उसको गांधार्व विवाह। और गांधार्व विवाह प्राचीन काल से लेकर आज तक मॉडर्न काल टाइम में भी हमारे यहाँ समाज इसकी मान्यता नहीं देता, तो इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। और अजातशत्रु और बाजीरा ये दोनों शादी करने के लिए रेडी। तो इस बात पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या। और यही तथ्य सर्वमान्य है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। ये पितृहंता वंश है, एक पुत्र अपने पिता की क्या कर देता है? हत्या। रीजन क्या है? प्रेम विवाह। अब देखो, हत्या करी तो विधवा हो गई, इसकी माता भी तो विधवा हो गई जिनका नाम था चेलना। चेलना या छलना, तो चेलना या छलना तो विधवा होने के बाद बन जाएंगी राजमाता। ये कौन से पद पर जाएंगी? राजमाता, क्योंकि गद्दी पर कौन बैठेगा? इनका पुत्र। और कौशला देवी क्या हो जाएंगी? इनका तो राजपाट में कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा भाई, ये तो अकेली हो गई। विदुषी क्या ये हो जाएंगी, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ जो हस्बैंड मर जाते हैं, विधवा, क्या बोलते हैं? विधवा। ये विधवा वाला जीवन जिएंगी, और विधवा में भी इनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो जब ऐसी अनैतिक घटनाएं हुई और विधवा हो गई कौशला देवी और राजमाता बन गई चेलना, तो ये तो चली गई अपने भाई के पास कौशल। और जब कौशल गई तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने ये चीज़ देखी, तो प्रसेनजीत को बहुत क्रोध आया कि भाई जो बिंबिसार है वो उसका बहनों था, मारा गया पुत्र के द्वारा। तो बिंबिसार को प्रसेनजीत ने जो काशी दहेज में दिया था ये वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि काशी हमारा वापस करो, हमने अपनी बहन की शादी में दिया था, बहन तो विधवा हो गई और बहन हमारे पास आ गई। और ये काशी ही लेना झगड़े का कारण बना, क्योंकि अजातशत्रु कह रहा है काशी हमारा है, प्रसेनजीत कह रहा है काशी तुम्हारा नहीं, काशी तो हमने तुम्हारे पिता को दहेज में दिया था और तुम्हारे पिता को तुमने ही मार दिया, और हमारी बहन इस तरह हो गई विधवा, तो काशी तो हमारा ही है, तुम्हारा कहाँ से हुआ? अजातशत्रु कह रहा है नहीं कि वो मेरा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़े होने क्या हो गए? शुरू। लेकिन बिंबिसार हत्या में मारे गए, इनका तो मर्डर हो गया, षड्यंत्र हो गया। अब इसी पर अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत, जो कभी शत्रु हुआ करता था मगध के राजा बिंबिसार का, इसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, अगर अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र ना होता तो अजातशत्रु की गर्दन सबसे पहले अलग होती धड़ से। ये कौन कह रहा है? अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत। वो कह रहा है ये मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त की जो हत्या की गई है उसी के बेटे के द्वारा की गई है। अगर ये कृत्य किसी और के द्वारा किया जाता तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, लेकिन अब उसी का वंशज है, इसको मार के मैं क्या करूं? जैसे मैं और मेरी हत्या मेरा ही पुत्र कर दे, मेरी संतान कर दे, तो मेरे जो मित्र हैं वो केवल क्रोध में आके रह जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते, बेबस हो जाएंगे। लेकिन यही काम कोई दूसरा करे, मुझे परेशानी भी हो, तो मेरे सारे मित्र आ जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ये मित्र है। क्योंकि मित्रता ऐसी होती है जो सच्ची होती है और जो पक्की होती है। बताया था आपको लास्ट टाइम पर कि मित्रता भी 3 प्रकार की होती है, उपयोगिता की, एक आनंद की, और एक सच्ची और पक्की। अगर आपके सच्चे और पक्के मित्र हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उपयोगिता की मित्रता, आप हमारे उपयोग में आ रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं। जिस दिन आपने हमारा काम करने की मना किया उस दिन से दोस्ती खत्म। आनंद की मित्रता, जब हम कहीं खड़े होते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और वो राजनीति की बात की, ये सरकार ऐसी है, वो सरकार, आनंद की मित्रता। महिलाओं को देखा होगा, ट्रेन में सफ़र कर रही है, जीजी कहाँ जा रही हैं? मथुरा जा रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं जीजी,
क्या हो गया, अरे सास बहुत परेशान करती है। अब इन्होंने दोनों ने बातें, अरे तुम्हारी सास छोड़ो, हमारी तो नंद भी है, नंद भी परेशान करती है। अब ये दोनों मथुरा तक बातें करती जा रही हैं, ये अपनी सास की बुराई, अपनी सास की बुराई, ये अपनी नंद की, अपनी नंद की। और मथुरा पहुँचते ही उतरते, ये अलग और ये अलग, ठीक है जी चल रहे हैं। ये उपयोगिता की मित्रता थी, आनंद की मित्रता थी, सॉरी कैसी, आनंदता की। और सच्ची और पक्की मित्रता वो होती है जो हमेशा आपको उस समय भी साथ देगी जिस समय आप सबसे विषम परिस्थितियों में हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो बॉयज़ हॉस्टल का। बॉयज़ हॉस्टल में किसी एक लड़के को कोई पिटाई लगा दे और उसने आकर हॉस्टल में कह दिया कि मुझे फला चौराहे को उन्होंने मारा है, पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा। चलो किसने मारा, ये नहीं पूछेंगे क्यों मारा, कारण क्या था, रीजन क्या था, पूरा बॉयज़ हॉस्टल आ जाएगा, चल हम देखें किसने मारा। ये पूरे सारे के सारे आपस में कैसे सच्चे और पक्के मित्र। ये नहीं सोचेंगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा फ्यूचर दांव पे लग जाएगा ना, सब तुझे मारा कैसे। अब पता चला वो दूसरे बॉयज़ हॉस्टल का लड़का था, उसने अपने हॉस्टल में कह दी उधर वाले, अब पता चला दोनों में बहुत भीषण लड़ाई। ये कैसी मित्रता है, सच्ची और पक्की। जैसे महिलाओं में होती है, आप अपनी वाइफ से जब भी कोई चीज़ मांगोगे, आपने अपनी वाइफ से कहा कि एक काम करिए, आपके पास जितनी ज्वेलरी है वो आप हमें दे दीजिए और हम इसको रख देंगे, किसी सुनार के यहाँ कुछ पैसे ले लेते हैं, काम चल जाएगा थोड़ा, फिर आपको छुड़ा के दे देंगे। तो वो कहेगी अच्छा सोचते हैं। आप बाहर आए, फटाक से फ़ोन लगाएगी अपनी मम्मी को, मम्मी जियो कह रहे सोना दे दो तुम्हारे पास जितना है। इन्होंने मम्मी के पास फ़ोन क्यों किया, क्योंकि उसको लगता है मम्मी ही मेरी सच्ची और पक्की मित्र है, मम्मी मुझे कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। और पूछा मम्मी यूँ कह रहे कि वो सारा सोना दे दो और हम आपको छुड़ा के दे देंगे बाद में। और मम्मी क्या कहेंगी, ना ना बेटा सोना मत देना। ये कैसी मित्रता है, सच्ची और पक्की मित्रता बोलते हैं उसको, है ना, क्योंकि उनको ट्रस्ट है। तो ऐसे ही बिंबिसार का पक्का मित्र बन चुका था कौन, अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत। लेकिन चंद्रप्रद्योत विवश है, अजातशत्रु से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अजातशत्रु उसी का बेटा है। अब काशी वापस गया तो जो कभी सगे संबंधी होते थे मगध वाले और कौशल वाले, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, प्रतिद्वंदी। एक तरफ कौशल और एक तरफ मगध, दोनों कैसे हो गए, आमने सामने। मगध में राजा बैठा है प्रसेनजीत और कौशल में राजा बैठा है, सॉरी प्रसेनजीत। मगध में राजा भी उत्तराधिकारी के रूप में बना है अजातशत्रु। कौन बना है, अजातशत्रु। देखो कभी ये एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे करीबी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इन लोगों में, मित्रता थी बहुत अच्छी, आना जाना खाना पीना फंक्शन में जाना सब। आज एक दूसरे के शत्रु हैं, कारण इस युद्ध का काशी वापस ले लेना। ये काशी किसने वापस ले लिया, प्रसेनजीत ने। इसी को लेकर लड़ाई हो रही है। अजातशत्रु कह रहा है मेरा, है ना, अजातशत्रु कह रहा है मेरा और प्रसेनजीत कह रहा है मेरा। इसको लेकर के दोनों में क्या हो गया, झगड़ा काशी को लेकर के। कभी ये इसको पराजित कर देता, कभी ये इसको पराजित कर देता, मतलब निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं। कभी अजातशत्रु हार गया, कभी प्रसेनजीत हार गया, कभी फिर प्रसेनजीत जीत गया तो फिर कभी अजातशत्रु हार गया। और फाइनली एक दिन वो हुआ जब दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई, और जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई अब होगी निर्णायक लड़ाई। और इस निर्णायक युद्ध में परिणाम किसके पक्ष में गया, कौन जीतेगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। देखो इस युद्ध में वैसे तो अजातशत्रु बहुत महान योद्धा था, है ना, जो आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें रथमूसल महाशिलाकंटक जैसे विशेष प्रकार के हथियार ओरिजिनलिटी में ये यूज करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु के हथियार हैं वो महाशिलाकंटक और रथमूसल। लेकिन एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है युद्ध में, ये इसके पिता के टाइम का है। इस युद्ध में निर्णायक विजय हो गई किसकी, प्रसेनजीत की। अजातशत्रु हार गया। जब अजातशत्रु हार गए तो काशी तो उनके हाथ से गया, तो काशी थोड़ी जाएगा। निर्णायक पराजय का मतलब होता है अब हम तुम्हारी सीमा में अंदर आएंगे और तुम्हारे क्षेत्र विशेष पर भी क्या कर लेंगे, अधिकार। अब मगध छोटा नहीं था, मगध नहीं था, बल्कि मगध पहले मगध कौशल में भी मिला हुआ था, मगध कुरु का भी क्षेत्र था, मगध के पास आम्रपाली की भी प्रॉपर्टी थी, मगध के पास अंग महाजनपद भी था। अब अगर ये हारता है तो काशी तो इसके हाथ से चला ही गया, अंग भी इसके हाथ से गया और मगध भी इसके हाथ से गया, यानी ये हो जाएंगे बिल्कुल खाली।
और इन विषम परिस्थितियों में इनका माइंड काम करना कर गया बंद। तब अजातशत्रु को आइडिया, है ना, आइडिया दिया इनकी पत्नी ने, पद्मावत ने। किसने? और पद्मावत ने कहा कि अब एक ही रास्ता है जिससे आप मगध के मान सम्मान को भी बचा सकते हैं और अंग को भी बचा सकते हैं और प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करें किस पर? बाजीराव। देखो, माता पिता का जो मान सम्मान है, माता पिता की जो इज्जत है, इमेज है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी संतान ही धूमिल कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। और संतान ही चाहे तो माता पिता के मान सम्मान में और ज़्यादा वृद्धि कर सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी से नहीं हारता, खुद की संतान से हार जाता है। तो वही यहाँ पर उसने राय दी पद्मावत ने कि आप बाजीराव को ले लीजिए, और अगर बाजीराव आपके कब्जे में तो प्रसेनजीत ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। और यही किया अजातशत्रु ने। जब अजातशत्रु ने बाजीराव को अपने फेवर में ले लिया, प्रसेनजीत पड़ गए कमज़ोर। इधर पद्मावत ने और मगध जनपद ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो राजा अपनी पुत्री की हिफाजत नहीं कर सकता, वो पूरे साम्राज्य को कैसे संभाल सकता है, प्रजा कैसे सुखी और संपन्न रह सकती है। और बाजीराव अजातशत्रु के साथ क्यों आ गई? क्योंकि बाजीराव उनसे प्रेम करती थी। और इस तरह बाजीराव कौशल को छोड़कर किसके पास आ गई? अजातशत्रु। और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि राजा प्रसेनजीत तो इतना कमज़ोर है जो खुद की पुत्री की रक्षा नहीं कर सकता। और इस तरह जब पुत्री चली गई तो मजबूरी में प्रसेनजीत को संधि करनी पड़ी। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। क्या हुई दोनों में? संधि। और फिर संधि क्या हुई? संधि यही हुई कि हम आपके और आपके विवाह के लिए क्या है? एग्री, परमिशन। लेकिन यहाँ से प्रसेनजीत बहुत कमज़ोर हो गया, असहाय फील करने लगा। यानी मुझे मेरी बेटी की वजह से झुकना पड़ रहा है, वरना मैं झुकता नहीं, संधि नहीं करता। और जब संधि हुई तो इस संधि की पहली शर्त, आपको काशी दे दिया जा रहा है दहेज में। काय में? दहेज में। देखो, जो चीज़ दहेज में पिता को मिली, वही चीज़ दहेज में किसको मिली? पुत्र को मिली, है ना। यानी पिता की जहाँ ससुराल, वहीं पुत्र की ससुराल भी हो गई। और जो दहेज कभी पिता को दिया गया था, वही दहेज में किसको दे दिया गया? अजातशत्रु को। इस तरह प्रसेनजीत कमज़ोर हो गए और इस प्रसेनजीत ने सारी राजनीति से संन्यास ले लिया। संन्यास क्या? वो ये कहने लगे अब मन नहीं लगता राजपाट में, इच्छा नहीं करती, और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जस्ट यही टाइम पीरियड था, चल रहा था। तो उन्होंने कहा अब मैं धार्मिक यात्राएं करूंगा, मोह माया, ये सब साम्राज्यवाद, विजय, ये सब छोड़ूंगा, और ये चले गए धार्मिक यात्राओं के लिए। तो इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या शुरू कर दी? धार्मिक यात्राएं। ये धार्मिक यात्रा करने के लिए निकले हैं बस। अभी पीछे से पता चला राज्य में विद्रोह हो गया। राज्य में क्या हो गया? विद्रोह। और विद्रोह कैसा हुआ? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह बहुत खतरनाक होता था बच्चों। सैनिक विद्रोह इतना खतरनाक होता था कि कंट्रोल नहीं हो पाता था आसानी से। और सैनिक विद्रोह जब भी होता था जब सेना में कोई उच्च अधिकारी ये बात जान लेता था कि राजा कमजोर है, राजा अयोग्य है, राजा विद्वान नहीं है, तभी सैनिक विद्रोह होता था। तो वो यहाँ से जान चुके थे कि प्रसेनजीत इस समय पर कैसा है? कमजोर, टूटा हुआ है, और उन्होंने इसको विद्रोह के रूप में बदल दिया। और जब ये विद्रोह शुरू हुआ, राज विद्रोह, तो प्रसेनजीत को भी पता चला कि राज्य में विद्रोह फूट गए। प्रसेनजीत कौशल की तरफ आना शुरू हुए, लेकिन उनको खबर मिली कि विद्रोह बहुत बड़े लेवल का है, अगर आप राज्य में पहुंचे तो आपके प्राणों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए प्रसेनजीत ने राज्य में न जाकर, कौशल में न जाकर प्लानिंग की कि मैं अपने दामाद के पास जाता हूँ। किसके पास? दामाद, क्योंकि दामाद तो ताकत में है ना इस टाइम पर, अजातशत्रु। दामाद के पास अंग है, मगध है, काशी है, कुरु का क्षेत्र है, और लिच्छवी कुल से इसकी माता बिलोंग करती हैं, चेलना, उन लोगों की भी शक्ति है। तो मैं सोचा मैं वहाँ से मदद लेता हूँ और इस विद्रोह को दमन कर दूंगा उसके बल पर। लेकिन ये सूचना जब मिली कि प्रसेनजीत जा रहे हैं अजातशत्रु की तरफ, तो रास्ते में ही सैन्य विद्रोह को कराने वाले लोगों ने इनकी क्या कर दी? हत्या। इस तरह बिंबिसार भी खत्म और प्रसेनजीत भी खत्म। ये सूचना पहुंची मगध में अजातशत्रु के पास कि आपके ससुर प्रसेनजीत की हत्या कर दी गई और राज्य में विद्रोह फैल गए।
अब ये खबर सुनी अजातशत्रु ने, तो अजातशत्रु ने कहा ऐसे कैसे विद्रोह। अजातशत्रु एक बड़ी सी सेना लेके निकला इस सैन्य विद्रोह का दमन करने के लिए। और अजातशत्रु जब पहुंचा तो मैंने बताया कि ये दो प्रकार के विशेष हथियारों का प्रयोग करता था। एक को हम बोलते हैं रथमूसल और एक को हम बोलते हैं महाशिला कंटक। रथमूसल वो रथ, और रथ में बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो भल्लाल देव ने चलाया बाहुबली मूवी में, और महाशिला कंटक वो जो बाहुबली मूवी में बाहुबली हीरो ने चलाया, बड़ी बड़ी चट्टानों को फेंकना। और जब ये अपने विशेष हथियार लेकर अपनी सेना के साथ निकला तो इसने जाकर कौशल के पूरे सैन्य विद्रोह को दमन कर दिया। और इस तरह सैन्य विद्रोह दमन करके इस अजातशत्रु ने कौशल जनपद को, किसको, कौशल जनपद को मगध जनपद का हिस्सा बना दिया। और यहीं से आयोग में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौशल को मगध का साम्राज्य का हिस्सा या कौशल जनपद को मगध जनपद में मिलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो किसको जाता है? बिंबिसार को जाता, वो अजातशत्रु को जाता है। अजातशत्रु ने काशी भी बचा लिया, अंग भी बचा लिया, मगध भी बचा लिया, और आगे चलकर उसने कौशल को जीत के भी किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया। अब मगध और बड़ा हो गया। पहले मगध में पूरा कौशल नहीं था, केवल काशी था। अब मगध में पूरा क्या हो गया? पूरा कौशल जनपद समा गया। और यहीं से उसने साम्राज्य विस्तार करना क्या किया? शुरू। तो यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु। यहाँ से हम किसको पढ़ेंगे? अजातशत्रु। अभी तो हम बिंबिसार को देख रहे थे और बिंबिसार के बेसिस पर सारी चीजें पढ़ रहे थे। यहाँ से हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अजातशत्रु कैसे गद्दी पर बैठा, तो आप बताओगे अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके कैसे कैसे पूरा इसने षड्यंत्र रचा, उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। टाइम पीरियड क्या था, कितने टाइम पर बैठा था? ये बैठा था 493। कब बैठा था? 493 से 461 BC। देखो किसी किसी बुक में 492 भी दे रखा है और यहाँ 460 कर देगा। वो एक आध साल का हिस्ट्री में रहता है, इसका कोई वो नहीं है, इशू ऐसा। तो ये गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर जब बैठा तो इसने अपनी राजधानी नहीं बदली। राजधानी क्या रहेगी इसकी? राजधानी रहेगी जो पिता के समय में हुआ करती थी राजगृह। वही राजगृह का ही दूसरा नाम था राजगीरपुर। इसी को बोलते थे गिर ब्रिज, इसी को बोलते थे गिर ब्रिज। ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया, जिसके पिता था बिंबिसार, और बिंबिसार को स्वर्णिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्णिक। तो याद रहे इसका उपनाम है कुणिक। और यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुणिक के उपनाम से किसको पुकारा जाता था? आप बताओगे कुणिक के उपनाम से किसको जाते थे? अजातशत्रु को जाते। गद्दी पर बैठ गया, क्षेत्र संभाल लिया। अब गद्दी पर बैठते ही इसने देखा कि कौशल भी मैंने मिला लिया, सब कुछ मेरा हो गया, राज का संचालन करना क्या कर दिया? शुरू। लेकिन जब ये फ्री हुआ सारे अफेयर्स से, सारे अफेयर्स से मतलब राजाभिषेक से, उसके बाद प्रेम विवाह से, उसके बाद कौशल के विद्रोह से, तब इसने अपना जब संचालन किया तब देखा राजकोष तो खाली है। यानी जब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय राजकोष क्या था? खाली। और उसको पता नहीं था ये दूसरे अफेयर्सों में फंसा हुआ था। राजकोष का पैसा कहाँ गया? तो जो राजकोष का पैसा था वो इसके पिता ने बंदी बनने से पहले इसके दो भाइयों, एक का नाम था हल और एक का नाम था बेहल, उनको देकर राज्य से बाहर निकाल दिया। उसी राजकोष में पहले बहुत कीमती कीमती मोतियों की मालाएं चलती थी, जो राजा महाराजा अपने गले में पहना करते थे, जो पहचान हुआ करती थी कि राजा है, महाराजा है। लड़ियाँ जिसको बोलते थे सेचनाक। 18 लड़ियाँ होती थी मोतियों की, 18 लड़ियों के मोतियों के हार होते थे बड़े बड़े, उसको बोलते थे सेचनाक। और सोने के हाथी बनवाए जाते थे, धातुओं के, कीमती धातुओं के। तो सोने के हाथी, सेचनाक, राजकोष का पैसा, सारी चीज बिंबिसार ने किसको दे दी? इसके भाई हल और बेहल को। और वो यहाँ से चले गए वैशाली। वैशाली एक गणराज्य था जहाँ पर राजा वंशानुगत नहीं होता।
वहाँ पर राजा विद्वानता के ऊपर चुना जाता है, चुनाव होता है। तो जब ये वैशाली पहुँच गए तो वो वैशाली में रहने लगे। अब इसने राजकोष देखा तो पता चला राजकोष तो खाली, कहाँ गया कि हल और बेहल ले गए। तब इसने गद्दी पर बैठते ही अभियान चलाया, वैशाली अभियान। तो एग्जाम में पूछता है कि वैशाली अभियान किस राजा के शासनकाल में चलाया गया, तो आप बताओगे वैशाली अभियान अजातशत्रु के द्वारा, वैशाली अभियान अजातशत्रु के द्वारा चलाया गया। और ये जो वैशाली अभियान था ये अजातशत्रु के द्वारा किस लिए चलाया गया था, चलाया गया। इसके दो भाई थे, हल और बेहल। तो ये वैशाली अभियान एक्चुअल में हल और बेहल के विरुद्ध चला था। ये हल और बेहल वो थे जो राज का सारा पैसा लेकर चले गए थे वैशाली। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, क्या अजातशत्रु ने वैशाली जीत पाया या नहीं जीत पाया, और अगर जीत पाया तो कैसे जीत पाया, क्या रणनीति थी, क्या काम किया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसने वैशाली अभियान कैसे चलाया। तो जब इसके दोनों भाई हल और बेहल वैशाली चले गए, यानी स्टार्टिंग में तो उसको पता ही नहीं था, इसने खोज करवाई और पता चला कि वो तो भाई वैशाली चले गए। और जब वो वैशाली चले गए तो इसने कहा ढूंढो। तो वैशाली का राजा लोकतंत्रात्मक, तो वैशाली के राजा के पास इसने सूचना भेजी और सूचना में इसने बहुत सारे उपहार भेजे। उन उपहारों के माध्यम से राजा को प्रसन्न करना चाहा और ये कहा कि मेरे दो भाई राजद्रोह करके आपके क्षेत्र में आ गए, अगर आप उनको मेरे हवाले कर दें तो मैं उनको उचित सजाएं दूं। लेकिन वैशाली जहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है वो कह रहे हैं अगर ऐसा है वाकई आपके राज्य से आपके दो भाई राजद्रोह कर आए हैं तो राजद्रोहियों के लिए तो हमारे यहाँ भी जगह नहीं है, हम पता करके वो आपके हवाले कर देंगे। और ऐसा कहकर वैशाली के राजा ने इनको सांत्वना दे दी। लेकिन बाद में जब पता चला, हल और बेहल ने बताया कि हम आए नहीं बल्कि हमें तो भेजा गया है पिता के द्वारा, पुष्टि कराई, और हमारा जो भाई है अजातशत्रु इसी ने पिता को मारा है। तो फिर वैशाली के राजा ने इन दोनों को अजातशत्रु को देने से मना कर दिया और यही कारण बना मगध और वैशाली के बीच युद्ध का। और फिर यहाँ से शुरू हुआ वैशाली में और मगध में शत्रुता, क्योंकि वैशाली के राजा ने मना कर दिया हम हल और बेहल को नहीं देंगे। और यहाँ से इन दोनों में क्या शुरू हो गया, युद्ध। और इस युद्ध में वैशाली और मगध दोनों आमने सामने आ गए। तो किस तरह से युद्ध हुआ, क्या आधार था, वैशाली जीतेगा या मगध जीतेगा, कौन कितना शक्तिशाली है, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी क्या करें ना। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ना, कमेंट करके बताएं तो हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके।